हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशंस। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 6 जून से 12 जून के बीच की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके बारे में। इससे पहले कि हम ये सेशन स्टार्ट करें, आपको ये भी बता दिया जाए कि आप हमारे लाइव बैच, जो जीएस का लाइव बैच चलता है, एसएससी के लिए अलग चलता है और जेपीएससी वीपीएससी के लिए अलग चलता है। इस पर आप गूगल मीट ऐप पर हमसे आप जुड़ सकते हैं। ये पेड बैच होगा और आप अपना जीएस यहाँ पर मजबूत कर सकते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांसेस काउंसिल डीपीसीजीसी, याद रखिएगा फुल फॉर्म इसका, के शिकायत निवारण बोर्ड ग्रीवांसेस रिड्रेसल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है अर्जन कुमार सीकरी को। अर्जन कुमार सीकरी को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में अगर ज्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ देखें, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI ने यह घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सीकरी डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांसेस काउंसिल डीपीसीजीसी के शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। हाल ही में गठित डीपीसीजीसी को सदस्यों के रूप में ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री के 14 प्रकाशकों का समर्थन प्राप्त है। यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा और आईटी या डिजिटल मीडिया के नियम 2021 में अनिवार्य त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र या प्रणाली के भीतर दूसरे स्तर के रूप में यह कार्य करने वाला है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे समाचार की ओर। ग्राहक हर महीने अपने एटीएम से कितने रुपए का मुफ्त लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कितने का कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। उत्तर है 5। इसके विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कई बार एग्जाम्स में एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो क्या फुल फॉर्म है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन पर प्रत्येक लेन देन पर इंटरचेंज शुल्क जो है वो बढ़ा दिया है। यह अगस्त 2021 से लागू होगा। ध्यान रखिएगा, यह जो शुल्क है जिसमें बढ़ोतरी की गई है अगस्त 2021 से लागू होगा। आरबीआई ने वित्तीय लेन देन के लिए प्रति लेन देन इंटरचेंज शुल्क को 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए और सभी केंद्रों में गैर वित्तीय लेन देन के लिए 5 रुपए से ये बढ़ाकर 6 रुपए करने का निर्णय लिया है। ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 मुफ्त लेन देन कर सकते हैं। 5 से ज्यादा आप करेंगे अगर, तो पहले 15 रुपया लगता था, अब 17 रुपये प्रति लेन देन आपको खर्च करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना, यूएन का जनरल असेंबली जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र 76 जो है 76वें सत्र के निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश के हैं? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जिसका जवाब है मालदीव। मालदीव के हैं ये। अब्दुल्ला शाहिद किस देश के हैं? मालदीव के हैं। ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। मालदीव के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली के 76वें सत्र के निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने के नागराज नायडू को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है। नागराज नायडू संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि हैं। देखिए ध्यान से, उप स्थायी प्रतिनिधि हैं। ये प्रश्न अलग से भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि कौन है। तो यहाँ पर एक प्रश्न के साथ एक दूसरे प्रश्न का भी जवाब आपको मिल जाएगा। नागराज नायडू, के नागराज नायडू। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे, इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे है ना, ILCAD का आयोजन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज द्वारा किस शहर में किया जाता है? देखिए ध्यान से, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, चैनल को अगर अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जितनी जल्दी हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल का बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि वीडियोस की लगातार नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे के बारे में। इसका आयोजन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज के द्वारा किस शहर में किया जाता है? सही जवाब है पेरिस में किया जाता है।
इस पर और विस्तार से बात करते हैं। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे लेवल क्रॉसिंग सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विश्वव्यापी पहल है। इस अभियान का नेतृत्व पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज (यूआईसी) द्वारा किया जाता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय रेल परिवहन उद्योग निकाय है। ILCAD-CAD अभियान 2009 में यूरोपीय आयोग और यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (UNECE) द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए इस आखिरी पॉइंट को थोड़ा ध्यान पर रखिएगा। ILCAD अभियान ये 2009 में यूरोपीय आयोग और यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस देश ने कोवैक्स गठबंधन के माध्यम से कम आय वाले देशों को कोविड-19 वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक दान के रूप में देने की घोषणा की है? किस देश ने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, किस देश ने कोवैक्स गठबंधन के माध्यम से कम आय वाले देशों को कोविड-19 वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है? सही जवाब है अमेरिका ने। आते हैं इसके विस्तार में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, नाम तो याद रखा होगा ना आप लोगों ने, जो बाइडेन ने दुनिया के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक 500 मिलियन डोज दान करने का अनाउंसमेंट किया है। अमेरिका ने वैश्विक कोवैक्स गठबंधन के माध्यम से 92 निम्न आय वाले देशों और अफ्रीकी संघ के लिए 500 मिलियन फाइजर खुराक वितरित करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। आगे बढ़ते हैं। किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया है? सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN जनरल असेंबली) ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा अपनाया है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं बॉक्स में, और बॉक्स ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2030 तक दुनिया से एड्स को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है। इस संबंध में एक अनुमोदन पारित किया गया था और इसमें एड्स की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया गया है। इस घोषणा को 165 मतों के साथ अपनाया गया है। अच्छा चैंपियंस, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इस पूरे वीडियो क्लास की PDF मिलेगी कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं, इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आना होगा, जिसके लिंक यहाँ पर नीचे में येलो बॉक्स में दी गई है ना। या फिर टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो उस पर जाकर के दक्ष एजुकेशंस को सर्च करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको इस पूरे वीडियो, हमारे सारे वीडियो सेशंस की PDF आपको वहाँ पर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। ऑपरेशन पैंजिया है ना, ऑपरेशन पैंजिया 14 किस एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया गया है? सही जवाब है इंटरपोल। इंटरपोल ने ऑपरेशन पैंजिया 14 नामक एक अभ्यास आयोजित किया। इसमें एजेंसी ने वेबसाइटों और ऑनलाइन मार्केट प्लेस सहित 1.10 लाख से अधिक वेब लिंक को हटा दिया है, जो दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की अवैध बिक्री में शामिल थे। इस ऑपरेशन में भारत ने भी हिस्सा लिया और भारत के साथ 92 देशों ने इस अभ्यास में भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन किस मंत्रालय के तहत एक संस्था है? सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विस्तार में जानते हैं। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एक गैर लाभकारी कंपनी है जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करती है। हाल ही में इस कंपनी ने किसानों की मांग आधारित टेली कृषि सलाह प्रदान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस संगठन के सहयोग से चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है? रिपोर्ट की शीर्षक एक बार ध्यान से देख ले। चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड वाली शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है ILO ने, और संस्था का नाम है यूनिसेफ की सहायता से, यूनिसेफ के सहयोग से। विस्तार में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यूनिसेफ के सहयोग से चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसे 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, याद रखिएगा दिवस से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में,
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 12 जून को है के पहले जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बाल श्रम की संख्या बढ़कर 16 करोड़ हो गई है, 16 करोड़ हो गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सही जवाब है 3.5% की वृद्धि होगी। लंदन बेस्ड वैश्विक थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा द कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को लगभग 3 से 10% जीडीपी का नुकसान भी होगा। तो भाई ध्यान दीजिएगा, लंदन बेस्ड वैश्विक थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा एक अनुमान लगाया गया है, जिस अनुमान में यह कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के कारण वर्ष 2040 तक भारत में गरीबी 3.5% तक बढ़ जाएगी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को लगभग 3 से 10% जीडीपी का नुकसान होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक इंटरनेट आउटेज के संदर्भ में सीडीएन का अर्थ क्या है? वैश्विक इंटरनेट आउटेज के संदर्भ में सीडीएन का अर्थ क्या है? चलिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीडीएन का अर्थ होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्वरों का एक भौगोलिक रूप से वितरित समूह है जो इंटरनेट सामग्री का तेजी से वितरण प्रदान करने के लिए मिलकर काम करता है। दुनिया भर में अधिकांश वेब ट्रैफिक सीडीएन के माध्यम से रूट किया जाता है। हाल ही में अमेरिकी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदाता फास्टली के सीडीएन के साथ समस्या के कारण अमेजन, रेडिट, क्योरा सहित दुनिया की कई बड़ी वेबसाइट्स लगभग आधे घंटे के लिए बंद हो गई थीं। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित कायाह राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है? म्यांमार। विस्तार में पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार विशेषज्ञों ने पूर्वी म्यांमार, पूर्वी हिस्से में, याद रखिएगा, पूर्वी म्यांमार में भूखमरी और बीमारी से बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों की चेतावनी दी है। कायाह जो एक राज्य है में हुई हिंसा के बाद अनुमानित 1 लाख लोगों के विस्थापित होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का भी आह्वान किया है। वे विस्थापित लोग जंगलों और अन्य पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है ना, बिटकॉइन को एक वर्चुअल करेंसी है बिटकॉइन, इसके बारे में आप जाने। बिटकॉइन क्या है? एक वर्चुअल करेंसी है, को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश कौन है? आंसर आपको दिख रहा होगा, अल सल्वाडोर। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति नायाब बुकेले के क्रिप्टो करेंसी प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद अब अल सल्वाडोर औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डंबिंग किस राज्य में स्थित है? माउंट एको डंबिंग किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। विस्तार में जानते हैं। हाल ही में वन्य जीव उत्साही लोगों की एक टीम ने समुद्र तल से 4173 मीटर ऊपर माउंट एको डंबिंग पर मोनाल पक्षियों की 2 प्रजातियों को देखा है। कौन सी पक्षी है? ध्यान दीजिएगा, मोनाल पक्षियों की 2 प्रजातियों को देखा है। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमालयी मोनाल अफगानिस्तान से पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। स्केलेटर मोनाल चीन और म्यांमार में पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। धान, तिल, अरहर और उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हाल ही में बढ़ोतरी की गई थी। ये फसलें हैं, ये सब खरीफ फसलें हैं, याद रखिएगा, खरीफ और रबी और जायद, ये 3 प्रकार की फसलें इंडिया में उगाई जाती हैं, जिनमें धान, तिल, अरहर और उड़द जो है
वो खरीफ ग्रुप की फसलें हैं। विस्तार में बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2021-22 के लिए विभिन्न खरीफ फसलों या गर्मियों में बोई जाने वाली फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। वर्ष 2021-22 के फसल वर्ष के लिए धान के एमएसपी को 72 रुपये बढ़ाकर 1940 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया, जो पिछले साल 1868 रुपये प्रति क्विंटल था। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में उच्चतम पूर्ण वृद्धि की सिफारिश तिल 452 रुपये प्रति क्विंटल के लिए की गई है। इसके बाद अरहर और उड़द 300 रुपये प्रति क्विंटल का स्थान है। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक खाद्य सुरक्षा योजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया? सही जवाब है पीएमजीकेएवाई। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका पूरा नाम है गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नामक खाद्य सुरक्षा योजना एक लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य गरीबों और प्रवासियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में यह अनाउंसमेंट किया है कि इस योजना को दिवाली 2021 यानी नवंबर 2021 तक एक्सटेंड किया जा रहा है। इसका मतलब है कि इस योजना के तहत नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अगला प्रश्न है कि किस नियामक संस्था ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को 2 साल के लिए नई ऋण योजना शुरू करने से रोक दिया है? सेबी आप जानते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। तो सेबी ने 6 ऋण योजनाओं से संबंधित नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को अगले 2 वर्षों के लिए भारत में कोई भी नई ऋण योजना शुरू करने से रोक भी दिया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे जा रहे हैं? नाम याद रखिएगा वेपन का। वेपन एक हेलीकॉप्टर है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, ये अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं। और भारत ने इससे पहले 2020 में 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए अमेरिका के साथ 16,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। 3 हेलीकॉप्टरों का पहला बैच जुलाई 2021 में अमेरिका द्वारा भारत को सौंपा जाएगा। भारतीय पायलटों का एक बैच हेलीकॉप्टर के लिए प्रशिक्षण हासिल करने के लिए अमेरिका पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कितने सदस्य हैं? सही जवाब है 54 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक है और इसके 54 सदस्य हैं। ये सदस्य हर 3 साल की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। भारत को हाल ही में एक गुप्त मतदान के द्वारा 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए इस संस्था का सदस्य चुना गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरावली वन क्षेत्र, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अतिक्रमणों इंक्रोचमेंट्स को हटाने का निर्देश दिया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, अरावली वन क्षेत्र की बात हो रही है, ये इसका सही जवाब है, ये हरियाणा में है। अरावली पर्वत जो है वो गुजरात से लेकर के राजस्थान होते हुए ये दिल्ली तक है, और ये अरावली वन क्षेत्र जो बात हो रही है, ये एरिया जो है वो हरियाणा का एरिया पड़ता है। और विस्तार से बात करने के लिए यहाँ आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार और फरीदाबाद नगर निगम फरीदाबाद के एक गांव के पास अरावली जंगल में सभी अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया है। इन अतिक्रमणों में लगभग 10,000 आवासीय निर्माण भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में राज्य के अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट का भी निर्देश दिया है। इस प्रकार से ये सेशन हमारा समाप्त हो गया। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे हमें। और आपसे यह भी उम्मीद है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितनी जल्दी हो इसको लाइक भी करेंगे, आप अपने मित्रों दोस्तों में शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।
अंत तक वीडियो में हमसे जुड़े रहने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।